नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने करंट अफेयर की नई क्लास के साथ, जिसमें मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 10 सवाल जो बने होंगे आज रात तक की सुर्खियों से और आने वाली जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को हर रोज की तरह आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन आपके लिए है, रहा संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। दोस्तों, आपको अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको रातों को जरूर जागना होगा, आपको अपनी नींद को खराब करना होगा और अपने लक्ष्य के प्रति लगातार मेहनत करनी होगी, तभी आप सूर्य बनकर चमक सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेहनत ना करें और आपको फल मिल जाए। आपको अपने लक्ष्य के लिए हमेशा लगे रहना होगा और कदम दर कदम उसकी तरफ चलना होगा। जैसे जैसे आप छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि कितना लंबा सफर आपने तय कर लिया। तो दोस्तों, इसी कदम को आज और बढ़ाते हुए चलते हैं अपनी सफलता की ओर और पढ़ते हैं करंट के 10 क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय तटस्थ दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी कब मनाया गया है? तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर एक दिवस मनाया जाता है जो है अंतरराष्ट्रीय तटस्थ दिवस। कब मनाया जाता है? तो यूएनजीए द्वारा। किसके द्वारा मनाया जाता है? यूएनजीए द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। तटस्थ दिवस क्या होता है? यानी किसी भी विवाद में बिना पक्षपात के निर्णय देना, यानी पार्शियलिटी ना करना तटस्थता कहलाता है। जब कोई देशों के बीच कोई विवाद होता है तो उसमें तटस्थ यानी बिना पक्ष लिए किसी भी चीज का शांति बनाने की अपील करना या अपने सिद्धांतों को रखना, वो तटस्थता कहलाता है। इसकी घोषणा कब हुई? तो यूएनजीए द्वारा हुई। कब? 2 फरवरी 2017 को इसके लिए घोषणा की गई। किसने की? तो यूएनजीए ने घोषणा की। और इसके लिए जो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव लाया, वो प्रस्ताव कौन सा देश लाया? तो इसका प्रस्ताव लाने वाला देश कौन सा था? तुर्कमेनिस्तान था। कौन सा था? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान देश था जो इसका प्रस्ताव लेकर आया था और ये प्रस्ताव यूएनजीए में सर्वसम्मति से पास हुआ। सर्वसम्मति बोले तो सबकी सहमति थी कि ये प्रस्ताव इसलिए पास हो गया। सर्वसम्मति से ये पास हो गया। कब हुआ? तो 2017 में। और तब से हम क्या मना रहे हैं? तो 2017 से हम हर साल 12 दिसंबर को तटस्थता दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो कहां पर पास हुआ? यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पास हुआ। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र, जिसे हम विश्व की लघु संसद के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की जाती है और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, जो यूएसए का एक राज्य है। न्यूयॉर्क वही है जिसे हम गगनचुंबी इमारतों का शहर या बिग एप्पल के नाम से जानते हैं। बिग एप्पल के नाम से हम इस शहर को जानते हैं। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह हडसन नदी के किनारे स्थित है। हडसन नदी के किनारे स्थित कौन सा शहर है? तो हम कहेंगे जो हमारा न्यूयॉर्क है वो हडसन नदी के किनारे स्थित है। इसमें अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो इसके वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। और ये किस देश के हैं? तो ये पुर्तगाल से हैं। पुर्तगाल देश के हैं एंटोनियो गुटेरस, जो वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं। अब यूनाइटेड नेशन के 6 अंग होते हैं। कितने अंग हैं? तो 6 अंग होते हैं। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के
6 अंग होते हैं, जिसमें से एक ये महासभा है जिसमें प्रस्ताव पास हुआ था, जिसे हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नाम से जानते हैं। ऐसे ही एक आर्थिक और सामाजिक परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो 2 अंग हुए। तीसरा अंग इसका है न्यास परिषद। न्यास परिषद एक सचिवालय है, सचिवालय एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो कितने हुए? महासभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद। तो ये 6 अंग किसके हैं? तो ये 6 अंग हैं यूनाइटेड नेशन के। सॉरी, ये पूरा एक ही है और महासभा। अब यूनाइटेड नेशन में 2 तरह के लोग, एक इसमें परमानेंट सदस्य होते हैं, एक इसमें अस्थायी सदस्य, यानी परमानेंट यानी स्थायी और अस्थायी। जो इसके अस्थायी सदस्य हैं वो 5 हैं। कौन कौन से? तो यूएसए, यूके, चीन, रूस और फ्रांस। अब अस्थायी और स्थायी में क्या फर्क होता है? तो ये जो 5 देश आप देख रहे हो, इनके पास कौन सा पावर है? तो इनके पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर, वीटो पावर का मतलब है अगर संयुक्त राष्ट्र से आप कोई प्रस्ताव पास करा रहे हैं और इन 5 देशों में से अपना वीटो पावर किसी ने यूज कर लिया, तो आप उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाओगे। यानी किसी भी प्रस्ताव पास होने के लिए इन स्थायी 5 देशों की सहमति होना जरूरी है। चलिए, तो ये हुआ हमारा यूनाइटेड नेशन। अब बात कर लेते हैं दिसंबर में जो दिवस निकले हैं, दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हम जान लेते हैं। दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस अभी तक कौन कौन से गुजरे हैं? तो 1 दिसंबर को हमने कौन सा मनाया? विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस मनाया। साथ ही इसी को हमने नागालैंड स्थापना दिवस, नागालैंड की स्थापना इसी दिन हुई थी तो स्थापना दिवस मनाया। साथ ही हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इसका स्थापना दिवस भी हमने 1 दिसंबर को मनाया है। ठीक है, 1 दिसंबर को बीएसएफ नागालैंड की स्थापना दिवस भी मनाते हैं। और नागालैंड की जब स्थापना हुई थी, यहीं पर एक त्योहार मनाया जाता है, हॉर्नबिल, जिसे हम त्योहारों का त्योहार कहते हैं। त्योहारों का त्योहार ये कहां पर मनाया जाता है? तो ये शुरू होता है जब नागालैंड की स्थापना हुई थी, उस दिन से 1 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद 2 दिसंबर को हम एक दिवस मनाते हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय प्रदूषण निषेध दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, नियंत्रण दिवस के तौर पर हम मनाते हैं। ऐसे ही 4 दिसंबर को हम नौसेना दिवस मनाते हैं। नौसेना दिवस मैंने आपको पढ़ाया था। नौसेना दिवस के दिन के ऑपरेशन टाइडेंट हमने चलाया था 1971 में, और जिसके द्वारा हमने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को तबाह कर दिया था। तब से हम क्या मनाते हैं? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के तौर पर मनाते हैं। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, विश्व मिट्टी दिवस या मृदा दिवस हम मनाते हैं। वर्तमान में हमारे नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में हमारे नौसेना के अध्यक्ष हैं दिनेश त्रिपाठी, दिनेश त्रिपाठी। उसके बाद हमने कौन सा दिवस मनाया? तो 9 तारीख को हमने अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया। 9 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस हमने 9 तारीख को मनाया। उसके बाद 10 तारीख को हमने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार
दिवस मनाते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि हमारे यहाँ जो मानव अधिकार आयोग है वर्तमान में उसके अध्यक्ष कौन है। और ये हो गया हमारा 12 तारीख को कौन सा, तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय तटस्थ दिवस। तो अभी तक के जो दिवस गुजरे मैंने आपको वो रिवाइज करा दिए। चलिए, हाल ही में पीएम मित्रा योजना के तहत कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाएंगे? तो हाल ही में इसके तहत 7 पार्क विकसित करने की बात की गई है। हाल ही में कवच 4.0 प्रणाली किस रेलवे खंड पर चालू की गई है? कवच प्रणाली क्या है? कवच प्रणाली 2 ट्रेनों की टक्कर रोकने के लिए बनाई गई एक प्रणाली है, जिसे मथुरा और कोटा खंड, कोटा राजस्थान, कोटा खंड पर लागू किया गया है। कोटा राजस्थान और मथुरा यूपी के ट्रैक पर इसको लागू किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए प्रमुख सचिव, ये क्वेश्चन आप अवश्य याद रखेंगे कि मुख्य सचिव के रूप में उत्तर प्रदेश के किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हुए हैं शशि प्रकाश गोयल। शशि प्रकाश गोयल इसके वर्तमान मुख्य सचिव हैं, किसके? यूपी के। तो उत्तर प्रदेश वालों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया युद्धपोत आईएनएस हिमगिरी किस परियोजना के अंतर्गत निर्मित किया गया है? तो हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका नाम था प्रोजेक्ट 17A। जैसे हमने प्रोजेक्ट 75 के तहत पनडुब्बियां भारतीय नौसेना में शामिल की थी, कलवरी, खांडेरी, वेला, वागी, वागसीर, उसी तरह से 70A के तहत हमने हिमगिरी को इसमें शामिल किया है। चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारतीय रेलवे की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूप में विकसित की गई है? अभी क्या हुआ है, हमारे यहाँ पर हमारे रेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में हमारे रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। और इन्होंने कहा है या इन्होंने अभी घोषणा की है कि भारतीय रेलवे ने भारत की पहली हाइड्रोजन से संचालित यानी चलने वाली ट्रेन बना ली है। ठीक है, ये किसने घोषणा की है? तो जो हमारे रेल मंत्री हैं उन्होंने बताया कि भारत ने हाइड्रोजन से चलने वाली एक ट्रेन बना ली है। और अब इसका जो पायलट मॉडल है, यानी इसका जो पायलट मॉडल इसकी हम ट्राई करने वाले हैं, यानी इस पायलट मॉडल को हम चलाने वाले हैं। ऐसा किसने बताया है? तो हमारे रेल मंत्री ने ऐसी जानकारी दी है। साथ ही इन्होंने बताया है कि हरियाणा के जींद में हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए क्या किया जाएगा? एक इंडस्ट्री यानी फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी। क्या की जाएगी? उत्पादन के लिए एक प्लांट लगाया जाएगा। और ये प्लांट कैसा होगा? ये जो प्लांट होगा ये हाइड्रोजन का उत्पादन कौन सी तकनीक से करेगा? तो ये हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला है इलेक्ट्रोलाइसिस तकनीक के माध्यम से। ठीक है, इस माध्यम से ये किसका? हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला है। हाइड्रोजन जिसको मैंने आपको बताया इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं और ये स्वच्छ ईंधन यानी कोई भी प्रदूषण नहीं करता। अब पहले हम समझते हैं ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। देखो इसमें दो शब्द हैं, एक इलेक्ट्रो और एक लाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट और लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। यानी करंट के माध्यम से अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो करंट के माध्यम से किसी भी चीज को तोड़ना इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। अब हम इसे तोड़कर क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन बना रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, देखो जैसे मान लो एक ये मैंने जार ले लिया, इस जार में हम 2 छेद कर लेते हैं। ठीक है, इस जार में हमने 2 छेद कर लिए।
अब इस जार में हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और इसको भर देते हैं हम किससे? पानी से। ठीक है, पानी से भर दिया इसे और यहां पर इनको किससे लगा दिया हमने? यहां हमने लगा दी एक इसमें बैटरी। ठीक है, बैटरी लगा दी। अब ये जो पानी है ये गुड कंडक्टर नहीं होता किसका? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा एसिड मिलाएंगे जिससे ये गुड कंडक्टर बन जाए। अब जब हम इसमें एसिड मिला देते हैं और इन इलेक्ट्रोड के ऊपर हम दो ट्यूब लगाते हैं। ठीक है, ट्यूब लगाते हैं। अब जब ये पानी है, पानी जिसका फॉर्मूला है H2O। ठीक है, अब जब ये पानी हम इसमें बिजली प्रवाहित करेंगे तो ये पानी दो भागों में टूट जाता है। जैसे पानी के दो अणु, तो ये किसमें टूट जाएंगे? तो ये 2H2 प्लस O2 इसमें टूट जाएगा, यानी ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। ऑक्सीजन पे हमेशा कौन सा चार्ज होता है? तो ऑक्सीजन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोड लगाए हैं इसमें पॉजिटिव पे कौन सा? हाइड्रोजन चिपकेगा और यहाँ पर आपको हाइड्रोजन प्राप्त हो जाएगी और यहाँ पर नेगेटिव है, सॉरी, इधर आपको हाइड्रोजन प्राप्त होगी और इधर आपको ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बना लेते हैं। किसमें से? पानी में से हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे जब भी हम पानी से हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किस अनुपात में प्राप्त होता है, तो ये देखिए हाइड्रोजन के हमें 2 अणु प्राप्त हुए हैं, ऑक्सीजन के 1, तो 2 अनुपात 1, ऑक्सीजन का 1 अनुपात और हाइड्रोजन के 2 अणु हम इससे प्राप्त होते हैं। तो यह है हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस विधि, जिसके माध्यम से हम जीन में प्लांट लगाकर इसका उत्पादन करने वाले हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के बारे में, सॉरी पहले मैं बताता हूं आपको कि जो रेल मंत्री है उन्होंने बताया है कि ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन विश्व की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन होगी, लंबी हाइड्रोजन ट्रेन होगी। ठीक है, ये जो हम ट्रेन का ट्रायल करने वाले हैं ये विश्व की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन होने जा रही है, जिसमें लगभग 10 कोच होंगे। कोच कितने होंगे? 10 कोच होंगे। ठीक है, इसमें लगभग 10 कोच होंगे और इस जो करेगी शून्य प्रदूषण। भाई हम किसके लिए बना रहे हैं? कि जिससे प्रदूषण ना करे, और प्रदूषण कितना होगा? शून्य होगा, क्योंकि भारत ने अपना लक्ष्य रखा है 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का, जीरो कार्बन या शून्य कार्बन उत्सर्जन का भारत का लक्ष्य कब तक का है? 2070 तक का है। जैसे हमने गगनयान, अपना जो गगनयान मिशन है उसका लक्ष्य कब तक है? तो गगनयान मिशन का लक्ष्य हमारा 2000, आप बताइए, 2025 तक है ना? 2025-27 तक हमने इसका लक्ष्य रखा है। ठीक है, भारत में दाल का उत्पादन दुगना करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो भारत में दाल का उत्पादन 2047 तक क्या हो जाएगा? दाल का उत्पादन दुगना हो जाएगा। साथ ही भारत आत्मनिर्भर कब तक हो जाएगा? तो भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा आपका दालों में 2030 तक, भारत दालों में आत्मनिर्भर हो जाएगा। ठीक है, आत्मनिर्भर हो जाएगा। और बात करूं मैं 2035 तक हम क्या करेंगे? अपना अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेंगे। ठीक, और 2040 में हम चांद पर मानव उतार देंगे, चांद पर मानव उतार देंगे, ऐसा हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये कुछ लक्ष्य जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मैंने इनको यहाँ पर लिखा दिया। अब ये शून्य उत्सर्जन करेगा। अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन जिसे भविष्य का ईंधन और स्वच्छ ईंधन के तौर पर हम जानते हैं, स्वच्छ ईंधन के तौर पर हम जानते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने? 3 समस्थानिक होते हैं। 3 समस्थानिक कौन से होते हैं? तो 1H1 जिसे हम
प्रोटीरियम के नाम से जानते हैं। प्रोटीरियम, एक होता है 1s2 जिसे हम ड्यूटेरियम, और एक होता है 1s3 जिसे हम ट्रिटिरियम के नाम से जानते हैं। प्रोटीरियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटिरियम। H2 को हम आवारा ग्रह के तौर पर, यानी आवर्त सारणी का आवारा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी का आवारा ग्रह कौन सा होता है? तो आवारा तत्व, सॉरी ग्रह नहीं, आवारा तत्व के नाम से भी हम जानते हैं। आवारा तत्व कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन होता है। चलिए, ये है हमारी हाइड्रोजन ट्रेन। देख लो, ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन में आगे से अब बैठकर जाया करेंगे जब ये चालू हो जाएगी। ट्रेन का इतिहास भी एक बार जान लेते हैं। देखो, भारत की पहली ट्रेन कब चली? तो भारत की पहली ट्रेन चली थी जब हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। कौन था? तो गवर्नर जनरल उस टाइम पर लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, डलहौजी था। और कब चली थी? तो ये 1853 में हमारी पहली ट्रेन चली। 1853 में हमने पहली ट्रेन चलाई, जो लगभग 34 किलोमीटर चली थी, यानी 34 किलोमीटर गई थी और लगभग 400 यात्री इसमें थे, है ना। और इसमें 400 यात्री थे और 40 यात्री थे, सॉरी। और पहली बार जब ये ट्रेन चली तो किस किस के बीच चली? तो मुंबई से ठाणे के बीच, महाराष्ट्र में मुंबई और ठाणे के बीच में ये ट्रेन चली थी। इसके बाद 1925 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी। ठीक है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में चली थी। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय गवर्नर जनरल था रीडिंग। कौन था? तो रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग इस समय हमारा गवर्नर जनरल था। बात करें अब वर्तमान की रेल की, तो हमारे यहाँ पर वर्तमान में रेलवे के 18 जोन है। 18 जोन प्लस एक रेलवे जोन हमारा जो बनाया है कलकत्ता मेट्रो का है। कलकत्ता मेट्रो का भी मिला लें तो हमारे यहाँ 19 जोन है, रेलवे जोन है 19। और 19 रेलवे जोनों में से जो सभी से नवीनतम रेलवे जोन वो कौन सा है? तो नवीनतम रेलवे जोन है हमारा दक्षिण तटीय रेलवे जोन। दक्षिण तटीय यानी भारत के दक्षिण में। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये विशाखापत्तनम में अभी इसका मुख्यालय बनाया गया है। ठीक है, तो विशाखापत्तनम में हाल ही में इसका मुख्यालय बनाया गया है। अब हमारे करंट में भी कुछ रेलवे से जुड़े क्वेश्चन रहे, जैसे आपसे पूछ ले कि किस राज्य की राजधानी को पहली बार रेलवे लाइन से जोड़ा गया। तो ऐसा कहाँ किया गया है? तो ये आइजोल में किया गया है। कहाँ पर? आइजोल को पहली बार रेलवे से जोड़ा गया है। आइजोल जो किसकी राजधानी है? तो ये मिजोरम की राजधानी है। साथ ही अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ पर रेलवे ट्रैक पर रिमूवेबल सोलर पैनल लगाए गए हैं, तो ये कहाँ पर? तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में ऐसा कारनामा किया गया है। ठीक है, और भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? तो सबसे तेज ट्रेन जो मेरठ से दिल्ली चलने वाली है और उसका नाम है नमो भारत। इसकी स्पीड 160 से और बढ़ाई जा सकती है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भारत की सबसे तेज ट्रेन है कौन सी? तो ये होगी नमो भारत। और हाल ही में 4 वंदे भारत ट्रेन कहाँ से चालू की गई हैं? तो वो वाराणसी से ही चालू की गई है। ठीक है, तो ये ट्रेन से या रेलवे से जुड़े जितने भी क्वेश्चन थे करंट के, मैंने उसको यहाँ पर आपके लिए एकदम लपेट दिया है। चलिए,
राष्ट्रीय डॉक्टर डे किस महान चिकित्सक के जन्म की पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है? तो हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर हुए हैं, डॉक्टर विधान चंद्र राय। विधान चंद्र राय जो बंगाल के थे, तो इनकी याद में हम डॉक्टर दिवस मनाते हैं। हाल ही में भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो खालिद जमील को बनाया गया है भारतीय टीम का मुख्य कोच। हाल ही में वित्तीय सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? रक्षा सेवाओं के वित्तीय सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हमारे मयंक शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना के 47वें उप नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे जो 47वें उप नौसेना प्रमुख जो आगे चल के आपको सेना प्रमुख के रूप में दिखाई देंगे नौसेना के, उनका नाम है संजय वात्स्यायन। ठीक है, ये हमारे 47वें उप सेना प्रमुख हैं जो आगे चल के आपको नौसेना के प्रमुख के रूप में पद संभालते हुए दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत की पहली ऑल इलेक्ट्रिक जीरो एमिशन ग्रीन टग किस पोर्ट पर बनाई जा रही है? अभी क्या हुआ है, हमारे यहाँ पर एक पोर्ट है गुजरात में, गुजरात का बंदरगाह, जिसे हम दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं? या कांडला बंदरगाह के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर एक क्या की गई है, पहली, इस पोर्ट की पहली इलेक्ट्रिक जीरो एमिशन ग्रीन टग विकसित की गई है। अब ये क्या है? ये बिजली से चलने वाली है, जीरो एमिशन यानी कोई प्रदूषण नहीं करने वाली, यानी ये भी किस पर आधारित है? जो हमारा लक्ष्य है 2070 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का, उस पर ही आधारित है। ग्रीन टग है। अब ये टग क्या होता है? ये टग, ये मान लीजिए आप पानी में जहाज को खींचने वाली एक क्रेन टाइप है। ठीक है, कैसी है? क्रेन है। अगर पानी में कहीं जहाज फंस जाता है या पोर्ट तक, बंदरगाह के एकदम किनारे तक नहीं आ पाता, तो उसको खींचने के लिए कुछ चाहिए। अब वहां पर हाइड्रा तो नहीं लगा सकते, क्रेन तो पानी में उतार नहीं सकते ना, तो उसके लिए उसमें चैन करके खींच कर लेके आने वाली एक नाव होती है, जिसे हम टग के रूप में जानते हैं। अब इस टग का निर्माण कहां पर किया गया है? तो यह इसका टग का निर्माण गुजरात के कांडला बंदरगाह पर किया गया है। जो हमारे मंत्री हैं, जहाज रानी मंत्रालय के मंत्री, और उनका नाम है सर्बानंद सोनवाल। हमारे केंद्रीय मंत्री, मंत्रालय कौन सा इनका? तो जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय इनके पास है, और इनका नाम है सर्बानंद सोनेवाल। इन्होंने इसका ऑनलाइन माध्यम से या वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया है। ये कैसी है? तो इसमें यहाँ पर सेवा शुरू की गई है। इसको बनाने वाली पहली जो स्टील कटिंग सेवा है, उसका शुभारंभ इन्होंने किया है। इसके लिए जो इलेक्ट्रिक ग्रीन स्टील कटिंग का इन्होंने शुभारंभ किया है, यानी इसके द्वारा हम स्टील को काटकर इससे बना रहे हैं, ऐसा कहना है हमारे मंत्री साहब का। तो कौन सी है? ये देखिए, ये है ग्रीन टग, ग्रीन रंग की है, और ये काम आती है जो जहाज बंदरगाह पर पहुंचते हैं उनको खींच के लाने में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। अब बात कर लेते हैं हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहों की, यानी बंदरगाहें हैं तो बंदरगाहों को एक बार हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप लोग भूल गए होंगे, आप लोगों को काम बहुत है ना, पड़ोसी के घर में भी झांकना है, नहीं आस पड़ोस की सारी बातें भी करनी है, तो मैं ही आपको याद करा देता हूँ। देखो, गुजरात में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला पोर्ट। क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे? कांडला पोर्ट है। उसके बाद मुंबई में एक बंदरगाह है जिसे हम मुंबई बंदरगाह के नाम से जानते हैं। तो ये कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र में है।
ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और मुंबई में ही एक पोर्ट है। मुंबई में ही एक पोर्ट और है जिसे हम JNPT, जवाहरलाल, JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल के नाम से जानते हैं, टर्मिनल के नाम से जानते हैं। ठीक है, या इसे नवाया सवाया के नाम से भी, नवाया सवाया के नाम से भी इसको जाना जाता है। भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। इसके बाद एक बंदरगाह गोवा में है, गोवा में, और इसका नाम है मुर्मुगांव बंदरगाह। उसके बाद एक कर्नाटक में मंगलूर में मंगलूर बंदरगाह, और केरल के कोची बंदरगाह। केरल के कोची बंदरगाह को हम अरब सागर की रानी के तौर पर जानते हैं। इधर 3 बंदरगाह कहां पर हैं? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक है तूतीकोरेन, तूतीकोरेन, एक चेन्नई, और एक एन्नौर। तो ये 3 बंदरगाह कहां पर है? तो ये तमिलनाडु के तट पर हैं। ऐसे ही आंध्र प्रदेश का एक बंदरगाह विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम बंदरगाह है। यहाँ पर उड़ीसा का पारादीप, पारादीप जो भारत का सबसे प्राकृतिक रूप से सबसे गहरा बंदरगाह यह है। प्राकृतिक रूप से कैसे? क्योंकि जो हमारे जहाज होते हैं उनको पहुंचने के लिए तट पर बहुत गहरे पानी की आवश्यकता होती है। अब तट कैसा होता है? जैसे मान लीजिए ये धरातल है, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे चलेंगे और यहाँ से ऐसे समुद्र शुरू हो जाता है, यानी ऐसे रहता है। लेकिन जहाज को पहुंचने के लिए ऐसा तट बनाना पड़ता है जिससे जहाज किनारे तक पहुंच जाए, क्योंकि जितना हिस्सा आपको जहाज का पानी के ऊपर दिखाई देता है उतना ही हिस्सा पानी के अंदर होता है। अगर पानी के जहाज को किनारे तक लाना है तो गहराई एकदम सीधी और खड़ी होनी चाहिए। तो ऐसा हम बनाते हैं, लेकिन ये जो पारादीप बंदरगाह है ये प्राकृतिक रूप से ऐसा ही बंदरगाह है। इसके बाद कलकत्ता का हल्दिया पोर्ट, या कलकत्ता पोर्ट को नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये भारत के 13 महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो कहां पर बनाया गया है? कांदला में बनाया गया है। कांदला कहां पर है? गुजरात में है। तो जब हम गुजरात की बात ही कर रहे हैं तो गुजरात को भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। गुजरात जो सीमा विवाद रखता है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के साथ इसका विवाद है किसके लिए? तो इसका है सर क्रीक, सर क्रीक क्षेत्र के लिए इसका विवाद है। और भारत चाहता है कि थालवेग सिद्धांत के आधार पर हम इस विवाद का निपटारा करें। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि भारत किस सिद्धांत पर सर क्रीक विवाद का निपटारा चाहता है? तो थालवेग की। अगर बात करें यहाँ पर इसकी राजधानी राज्य मिलता है राजस्थान पड़ोसी, और एक राज्य इसका मध्य प्रदेश, नीचे वाला महाराष्ट्र। तो 3 राज्यों से ये सीमा साझा करता है। बात करें अगर गुजरात की राजधानी की, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। यहाँ के सीएम भूपेंद्र रजनीकांत पटेल हैं, रजनीकांत पटेल यहाँ के सीएम हैं। बात करें यहाँ के राज्यपाल की, तो राज्यपाल हैं यहाँ के आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद जो यहाँ की आर्थिक राजधानी है, अहमदाबाद में इसका हाई कोर्ट है। बात करें यहाँ के नृत्यों की, तो नृत्यों की जो जेठालाल देखते होंगे उनको याद होंगे गरबा, है ना, और डांडिया। 2 नृत्य यहाँ पर काफी प्रसिद्ध हैं, भवई, रासलीला, ठीक है, भवई, रासलीला और लास्या पनहारी, लास्या और पनिहारी यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। बात करें यहाँ के नेशनल पार्क की, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो मरीन, कच्छ, गिर और कृष्णमृग, और इसके बाद वेलावदार और वसंदा यहाँ के नेशनल पार्क हैं। तो ये पूरी जानकारी आपको गुजरात के बारे में मिल गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं रिवीजन के क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पहला बिम्स्टिक पारंपरिक संगीत महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? तो ऐसा कार्य कौन कर सकता है? तो हम संगीत में बहुत रुचि लेते हैं। तो संगीत महोत्सव कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पर?
हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने किसे 155 वर्ष पुरानी रेलवे लाइन पर हेरिटेज ट्रेन का संचालन फिर से शुरू किया है। पश्चिमी रेलवे ने किया है, तो आप इसको याद रखेंगे। ये है हमारी बोरीबंदर से ठाणे रेल पर, बोरीबंदर ठाणे, ठीक है, पश्चिमी घाट में स्थित ये ट्रेन है, इसको फिर से शुरू किया गया है। हाल ही में वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है, यानी मछलियों के उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान है, तो हम दूसरे स्थान पर हैं। पहला स्थान किसके पास है, तो पहला स्थान चीन के पास है, लेकिन चीन जितना उत्पादन करता है उतना ही खा लेता है, हमारा उत्पादन बाहर एक्सपोर्ट भी होता है। हाल ही में इसरो ने किस देश के सहयोग के माध्यम से ब्लू बर्ड सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी की है, तो नासा के सहयोग से हम ऐसा करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। भारत और लाइबेरिया के बीच हाल ही में किस क्षेत्र में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। देखो दोस्तों, एक देश है लाइबेरिया, जो कहां पर है, जो अफ्रीका महाद्वीप में गिनी की खाड़ी के पास है। किसके, तो गिनी की खाड़ी के पास स्थित है। अब ये जो देश है, ये हमारे यहाँ पर मतलब हस्ताक्षर किया है क्या, एक समझौता। तो समझौता हुआ है किसके लिए, जैसा कि हम जानते हैं भारत दवाई उत्पादन में सबसे बड़ा बाजार है, यानी दवाई उत्पादन में हम जेनेरिक मेडिसिन में हम नंबर 1 है। तो इसके लिए हमारे यहाँ पर फार्माकोपिया के लिए समझौता किया गया है। किसके साथ किया है, तो भारत और लाइबेरिया दोनों ने मिलकर ये समझौता किया है। ठीक है, अब ये समझौता हुआ कहां पर है, तो लाइबेरिया की राजधानी है मोनरोविया। क्या राजधानी है, तो लाइबेरिया की राजधानी है मोनरोविया। ठीक है, मोनरोविया यहाँ की राजधानी है। यहाँ पर इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो इस पर हस्ताक्षर किए किसने, तो भारत के जो राजदूत हैं, भारत के राजदूत कहां पर, लाइबेरिया में। ठीक है, और प्लस लाइबेरिया के स्वास्थ्य मंत्री दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इन दोनों ने इस पर हस्ताक्षर किए। वैसे तो इसका नाम कोई आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आप इसका याद रख सकते हैं। इनका नाम है मनोज बिहारी वर्मा जी, जो हमारे कहां पर राजदूत हैं, तो हमारे लाइबेरिया में वर्तमान राजदूत हैं। इन्होंने भारत की तरफ से उस पर हस्ताक्षर किए। वहीं डॉक्टर लुई क्यूटो इन्होंने इस पर लाइबेरिया की ओर से हस्ताक्षर किए हैं। तो कहां पर हुआ है समझौता, लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया में ये समझौता हुआ है। कहां पर हुआ है, मोनरोविया में ये समझौता किया गया है। किस किस के बीच हुआ है, तो भारत के और लाइबेरिया के बीच ये समझौता हुआ है। ठीक है, अब ये फार्माकोपिया होता क्या है, देखो दोस्तों, जब दवाइयां बनती हैं, दवाइयों की गुणवत्ता मानकों के अनुसार हो और अच्छी दवाइयां हो, मतलब ये मान लीजिए एक किताब बना दी गई है रूल बुक की, जिसको हम फार्माकोपिया के नाम से जानते हैं। किस किस आधार पर दवाइयों का निर्माण होगा और किस स्टैंडर्ड की दवाइयों का निर्माण होगा, उसके लिए फार्माकोपिया शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ये हैं यहाँ की स्वास्थ्य मंत्री, और ये हैं हमारे मनोज बिहारी वर्मा जी इनसे हाइट में भी लगभग 2 फुट छोटे हैं। ये आदमी है, अच्छा औरत ही है, हाँ नहीं औरत ही है। हमारे मनोज बिहारी वर्मा तो वैसे ही घबरा रहे हैं सामने इनके, है। चलिए बात करें हैं लाइबेरिया की, तो लाइबेरिया आप देख लीजिए एक बार कहां पर है। तो ये है हमारा प्यारा भारत से हम अगर पश्चिम में चलें, तो यहाँ पर एक महाद्वीप आपको दिखाई देगा जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। वैसे हम कई बार पढ़ चुके हैं, और हमने उस दिन भी आपको बताया था कि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये
विश्व का दूसरे नंबर का महाद्वीप है जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी। यानी क्षेत्रफल आकार में भी ये दूसरा सबसे बड़ा है और जनसंख्या में भी दूसरा सबसे बड़ा है। तो यहां से मैंने आपको बताया था एक समय रेखा गुजरती है, देशांतर रेखा, जिसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा के रूप में जानते हैं। यहाँ से यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और उसके बाद स्पेन, 3 देश किसके हुए, ये यूरोप के 3 देश हुए हैं जहां से ये रेखा गुजरती है। उसके बाद अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना, यहाँ से गुजरती है। और यहाँ पर गिन्नी की खाड़ी है जहां से ये रेखा गुजरती है। अब इस गिन्नी की खाड़ी के पश्चिम में अगर चलें तो यहाँ पर एक देश है छोटू सा जिसका नाम है लाइबेरिया। क्या नाम है? लाइबेरिया। तो ये लाइबेरिया देश है जो कहां पर पड़ता है? जो अफ्रीका के पश्चिमी भाग में पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो लाइबेरिया की लोकेशन भी आपको पता चल गई होगी। तो दवाइयों के क्षेत्र में हमने इनसे समझौता किया है। हाल ही में 600 वर्ष बाद किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो अभी मैंने आपको बताया था क्रोश क्रोशनी क्रोशनी निकोव क्रोशनी निकोव ये ज्वालामुखी कहां पर है? तो ये ज्वालामुखी रूस में है, वहां पर इसमें विस्फोट हुआ है। हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर लगने वाला है? तो ये गुजरात में लगने वाला है। हाल ही में भारत किस देश को पिछाड़कर दुनिया की 5वां सबसे बड़ा विमान बाजार बना है? तो ये बना है, हमने किसको पिछाड़ा है? ये अंग्रेजों को, यानी यूनाइटेड किंगडम वालों को हमने पीछे छोड़ दिया है। शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का पहला संस्करण कहां आयोजित होगा? तो ई स्पोर्ट्स, इंटरनेट पे खेलने जाने वाला ई स्पोर्ट्स, ये रियाद। और रियाद किसकी राजधानी है? सऊदी अरब की राजधानी है। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ये होने वाला है। हाल ही में पहली कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देश करने वाला है। तो खो खो में तो चैंपियन है हमारा देश, बचपन से ही खो खो खेलते आए हैं। तो भारत इसकी मेजबानी करेगा। भारत करेगा मेजबानी। ठीक है, मेजबानी इसकी कौन करेगा? तो भारत करेगा। भारत करेगा इसकी मेजबानी। तो ऑप्शन हो गया इसका सी कि भारत इसकी मेजबानी करने वाला है। क्या है? कॉमनवेल्थ खो 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 चैंपियनशिप। देखो, अब ये कॉमनवेल्थ क्या है? ये कॉमनवेल्थ 56 देशों का समूह है। 56 देशों का समूह, 56 देशों का क्या है? समूह है। और वो 56 देश कौन से? जो कभी ब्रिटिश कॉलोनी रहे हैं, जो कभी ब्रिटिश शासन के गुलाम रहे हैं, ब्रिटिश शासन के अधीन रहे हैं, वे 56 देश इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अधीन रहे हैं वे 56 देश इसमें शामिल होते हैं। अब जैसे आपने कॉमनवेल्थ गेम्स सुने होंगे, ऐसे ही 56 देश का जो गेम्स है उसको हम खो खो में भी शामिल करते हैं। और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स ने इसको मंजूरी भी दे दी है। तो इसको मंजूरी कहां से प्राप्त हुई? कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स ने अभी इसको भारत में आयोजित करने के लिए मंजूरी दे दी है। ठीक है, अभी इसमें कितने देश शामिल होने हैं? तो इसमें लगभग 24 देश इसमें शामिल होंगे। 24 देश इसमें शामिल होंगे। और पहली बार आयोजन हो रहा है तो महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। पहली बार ही भारत में आयोजन हो रहा है तो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले 2025 जब शुरुआत हुआ था तो जो हमने खो खो का वर्ल्ड कप भी आयोजित कराया था। कहां पर? भारत में ही आयोजित कराया था। उसके बाद ये दूसरा आयोजन होगा खो खो का, बड़ा आयोजन जो भारत में होने जा रहा है। ठीक है, खो खो जिसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? कई बार क्वेश्चन पूछता है कि किस खेल में कितने खिलाड़ी हैं? तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 9। खो खो 9 खिलाड़ी इसमें होते हैं। चलिए, अगर बात करें कॉमनवेल्थ की, कॉमनवेल्थ अभी क्या हो रहा है कि कॉमनवेल्थ 2030 में आयोजन कहां पर होना है? तो आयोजन इसका होना है भारत के अहमदाबाद में। अहमदाबाद में इसका आयोजन होने वाला है। ठीक है, बात करते हैं कॉमनवेल्थ की। तो सबसे पहले कॉमनवेल्थ का आयोजन कब कराया गया? तो सबसे पहले कॉमनवेल्थ का आयोजन की शुरुआत हुई थी 1930 में। और
हैमिल्टन कनाडा में इसका आयोजन कराया गया था। तब इसको किस नाम से जाना जाता था? तब इसको ब्रिटिश एम्पायर नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। और 1978 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इसका नाम बदलकर कई बार नाम बदला, लेकिन 1978 में इसका नाम हो गया था कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से इसे 1978 में जाना जाने लगा। तो ये इसका इतिहास रहा। ठीक है, तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि खो खो में हम आयोजन कराने वाले हैं। चलिए, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो गई है? तो अभी हमारी जो दिल्ली है, इसकी विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो गई है। हाल ही में किस नेता ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया? तो जो हमारे पीएम मोदी जी हैं, उन्होंने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया था। हाल ही में किस नेता ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया? तो यही क्वेश्चन हो गया। हाल ही में किस वर्ग की सरकार ने अपना घर विश्राम सुविधा की है? तो ट्रक ड्राइवरों के लिए ये सुविधा की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में वर्ष 2025 का चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में क्या हुआ है, हमारे यहाँ पर जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की मुख्य सचिव और आईएएस अधिकारी जिनका नाम है सुप्रिया साहू, इनको इसमें इस पुरस्कार से नामित किया गया। किसके द्वारा नामित किया गया है? तो ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से नामित किया गया है। और इसको नामित करने वाली संस्था कौन सी है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नैरोबी में है। और जो किसकी राजधानी है? जो केनिया की राजधानी है। यहाँ पर इसकी स्थापना हुई और यूएनईपी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया इन्हें? चैंपियंस ऑफ द अर्थ, चैंपियन ऑफ द अर्थ, ये पुरस्कार इन्हें दिया गया। क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए इन्हें दिया गया है। अब क्या हुआ, ये जो हमारी यूएनईपी है, इसकी जो 7वीं बैठक है पर्यावरण के लिए, जो इसकी 7वीं बैठक है, जिसे हम यूएनईए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट सभा के नाम से जानते हैं, या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के नाम से जानते हैं, यूएनईए असेंबली 7 के नाम से जानते हैं। इसका आयोजन हाल ही में कहां पर हो रहा है? तो नैरोबी में ही इसका आयोजन हो रहा है। और इसमें इस बात की घोषणा की गई कि सुप्रिया साहू को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ठीक है, किस लिए? तो इन्हें पर्यावरण क्षेत्र में काम करने के लिए, में अतुलनीय काम के लिए, ठीक है, ये पुरस्कार इन्हें दिया जा रहा है। तमिलनाडु की आईएएस अधिकारी हैं जो वर्तमान में सचिव हैं। ठीक है, सुप्रिया साहू को क्यों चुना गया? क्योंकि इन्होंने 25 लाख हरित नौकरियां सर्जित की हैं। तमिलनाडु में वन आवरण में वृद्धि इन्होंने की है। सार्वजनिक स्थलों पर बुनियादी ढांचों में हीट अनुकूलन के उपाय किए हैं, यानी ज्यादा गर्मी ना हो या हीट को नियंत्रित किया जा सके, ऐसे उपाय इन्होंने किए हैं। लगभग 1.2 करोड़ लोगों को जलवायु या सहनशीलता में सुधार किया है इन्होंने। तमिलनाडु का अनुकूलन और टिकाऊ शीतलन के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में ये स्थापित इन्होंने तमिलनाडु को किया है, इसलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अभी ये है हमारी सुप्रिया साहू। ठीक है, इनको ये पुरस्कार मिला था। अभी मैंने आपको 2 दिन पहले एक पुरस्कार और लिखवाया था, जिसमें सीईओ ऑफ द ईयर, कौन से? तो सीईओ ऑफ द ईयर कौन चुने गए? तो सीईओ ऑफ द ईयर नील मोहन को चुना गया। जो कौन है? जो यूट्यूब के
सीईओ है, वर्तमान सीईओ हैं, इनको मिला है। साथ ही एक पुरस्कार जो महत्वपूर्ण है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये हमेशा आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। रमन मैग्से पुरस्कार ये किसे मिला है? तो ये भारत की एक संस्था है जिसका नाम है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। इस संस्था को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये दो पुरस्कार हमारे ध्यान आए तो आपको लिखा दिया। हाल ही में कौन सा राज्य सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ पैनल में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये राज्य बना है हमारा पंजाब। सांकेतिक भाषा को शामिल करने वाला पंजाब पहला राज्य बना है। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IAS 107वें सदस्य के रूप में शामिल होकर सदस्यता प्राप्त की? तो ये है मालदोवा। मालदोवा ने सदस्यता प्राप्त की। ISA है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसकी शुरुआत 2015 में COP21 जो कहां पर हुई थी, पेरिस फ्रांस में हुई थी, वहां पर इसका गठन किया गया था। इसको किसने मिलकर? तो भारत और फ्रांस ने मिलकर इसको गठित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि इसका मुख्यालय वर्तमान में कहां पर है। हाल ही में निजुतो मोइना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये असम की योजना है। किसकी? असम सरकार की योजना है निजुतो मोइना योजना। अंतर्राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 7 अगस्त को मनाया जाता है। स्वदेशी आंदोलन के लिए 7 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में टाइम पत्रिका 2025 ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? तो अभी जो पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं वो हैं आर्किटेक्ट्स ऑफ AI, मतलब जिन्होंने AI को जनरेट किया है या कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लाने में अहम भूमिका निभाई है, उन लोगों का समूह है जिसमें लगभग 8 लोग शामिल हैं। 8 लोग शामिल हैं। इनको शामिल कर क्या टाइम पत्रिका जो साल का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे कोई ऐसा काम करे जो लोगों की भलाई के लिए हो या अगली पीढ़ी में हमें पहुंचा दे, अगली जनरेशन में हमें सुधार कर दे, तो ऐसे लोगों को टाइम्स पत्रिका अपने फ्रंट पेज पर उनकी फोटो को लगाती है। तो इस बार 8 लोगों के समूह को इन्होंने इस पर लगाया है और इसको हमने आर्किटेक्ट्स ऑफ AI का नाम दिया है। ये हर साल करती है। तो 2024 में इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का पोस्टर लगाया था। ठीक है, उससे पहले 2023 में इन्होंने टेलर स्मिथ का फोटो इन्होंने लगाया था। तो हर साल किसी ना किसी का फोटो लगाते हैं। टेलर स्विफ्ट का इन्होंने फोटो लगाया था, तो हर साल लगाते हैं। इस बार किसका लगाया है? तो इस बार इन 8 लोगों का लगाया है, जिसमें से एलन मस्क भी आपको बैठे हुए दिख रहे होंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इस साल महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग सब इसमें आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं? तो ये 8 लोग हैं। मार्क जुकरबर्ग हैं, लुलिसा सू हैं, CEO AMD, एलन मस्क हैं, जैसन हुआंग हैं, सैम अल्टमैन हैं, ओपन AI के CEO हैं। तो ये सब आपको याद एक बार देख लीजिए कौन कौन इसमें शामिल है। चलिए, हाल ही में वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार फॉर फूड एंड पीस की शुरुआत किसने की है? तो ये हमारे PM मोदी जी ने की है। MS स्वामीनाथन जो हमारे हरित क्रांति के जनक हैं, हरित क्रांति के जनक। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो कहां से हुई थी? तो यहाँ पर हमारे भारत के शामली से इसकी शुरुआत हुई थी, यूपी के शामली से। कबक यानो किस राज्य से संबंधित पर्वतारोही हैं जिन्होंने हाल ही में माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो ये अरुणाचल से हैं, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में भारत के किस शहर को 2025 की सुरक्षा रैंकिंग में सबसे सुरक्षित घोषित किया गया है? तो ये कर्नाटक का मंगलोर शहर है जिसे घोषित किया गया है। खुदीराम बोस बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? तो खुदीराम बोस को 11 अगस्त को फांसी दी गई थी, इसलिए 11 अगस्त को बलिदान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 2025 पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत को कौन सा
पदक मिला है। भी हमारे यहाँ पर जो हॉकी जूनियर FIH द्वारा, FIH किसकी संस्था है? जो इंटरनेशनल हॉकी को चलाती है, इसे हम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नाम से जानते हैं, हॉकी फेडरेशन के नाम से जानते हैं। अब इसके द्वारा जूनियर हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाता है, विश्व कप का आयोजन किया गया और इसका आयोजन इस बार कहां पर हुआ? तो इस बार चेन्नई, भारत के चेन्नई में इसका आयोजन किया गया, यानी चेन्नई में इसका आयोजन हुआ है। और इसमें जो विजेता रहा है वो विजेता रहा है जर्मनी। जर्मनी इसमें विजेता रहा और जर्मनी ने किसे हराया? यानी इसको स्वर्ण पदक मिला। किसे हराकर मिला? तो स्पेन को हराकर, स्पेन को हराकर, स्पेन को इसने 3-2 से हराया है। पहले तो ये मैच टाई हो गया 1-1 से, लेकिन पेनल्टी शूट आउट में जर्मनी ने 3-2 से बाजी मार ली। ठीक है, अब इस यहीं पर भारत को क्या मिला है? तीसरा स्थान, थर्ड रैंक मिली है, यानी तीसरा स्थान मिला है और भारत ने कांस्य पदक जीता है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत ने कांस्य पदक किसे हराकर जीता है? तो भारत ने 4-2 से हराया है अर्जेंटीना को। किसे? अर्जेंटीना को। तो भारत लगभग बहुत समय से नंबर 3 ही स्थान हासिल करता रहा है और लगता है कि अभी थोड़ी इनकी खेल रुकी हुई है, आगे बढ़ेगी तो स्वर्ण भी हम लेकर आएंगे। भारत ने क्या कभी स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? तो ये जो जर्मनी जीता है 8वीं बार जीता है, 8वीं बार जीता है। भारत 2 बार जीत चुका है, 2 बार भारत जीत चुका है, पहले 2001 में और एक 2016 में भारत ने स्वर्ण इस पर जीता हुआ है। ठीक है, तो भारत ने अभी इसमें कांस्य पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया है। अब बात करें इस जूनियर हॉकी विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? तो 1979 में इसकी शुरुआत की गई थी, 1979 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसमें भाग लेने वालों की उम्र कितनी होती है? तो अंडर 21, यानी 21 साल से कम के जो खिलाड़ी होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, इसका आयोजन कौन करता है? तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसका आयोजन करता है। तो आयोजन इसका जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन करता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी आप एक बार देख लीजिए। जो हमारा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, जिसकी स्थापना 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में जो इसके हेड हैं वो तैयब इकराम है। कौन है? तैयब इकराम इसके वर्तमान हेड हैं, यानी पूरे विश्व की हॉकी चलाने की जिम्मेदारी इस पर है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर लुजॉन स्विट्जरलैंड में है। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? तो लुजॉन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो ये जर्मनी जो फाइनल जीत चुकी है, भारत ने इसमें तीसरा पदक हासिल किया है। काकोरी कांड दिवस कब मनाया जाता है? यानी काकोरी में जब हमने खजाना लूट लिया था, या हमारे भारतीय क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त को, तो इसीलिए हम काकोरी कांड दिवस मनाते हैं। विश्व शेर दिवस हर साल कौन से दिन मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को। हाल ही में भारत का पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग किस शहर में शुरू किया गया है? तो AI द्वारा जो वर्षा कराई जाएगी वो जयपुर में कराई जाएगी। विश्व हाथी दिवस किस दिन या हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। पूर्व गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल का निधन कब और कहां हो गया? हमारे एक गृह मंत्री रहे हैं जिनका नाम था शिवराज सिंह पाटिल। ये गृह मंत्री रहे थे 2004 से 2008 के बीच। शिवराज सिंह पाटिल, शिवराज सिंह पाटिल जो 2004 से 2008 के बीच में भारत के गृह मंत्री रहे, भारत के गृह मंत्री रहे। हाल ही में इनका निधन हो गया। और निधन कहां पर हुआ है? तो 12 दिसंबर को इनका निधन हुआ। 12 दिसंबर को लातूर महाराष्ट्र में इनका निधन
हो गया है। ये यहाँ पर 1991 से 96 के बीच ये लोकसभा स्पीकर भी रहे। लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने काम किया। कब से कब तक? 1991 से 1996 के बीच में ये लोकसभा स्पीकर के पद पर रहे। वहीं पंजाब के राज्यपाल के तौर पर पंजाब के राज्यपाल भी रहे। ठीक है, लगभग 2015 के आसपास इन्होंने 2010 से 15 इन्होंने राज्यपाल के तौर पर भी काम किया है। हाल ही में लातूर में इनका निधन हो गया है। ये थे शिवराज सिंह पाटिल। चलिए, हाल ही में सिलीनेक्स 2025 का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किसके बीच हुआ? तो ये तो आपको याद होना चाहिए। सिलीनेक्स किसके? श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका। हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी को सरल बनाने के लिए किन दो नए स्लैब का प्रस्ताव रखा है? तो इन्होंने 5% और 18% टैक्स लगेगा, ये प्रस्ताव रखा है। पहले स्लैब सारे खत्म हो जाएंगे। हाल ही में भारत ने 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर में मेजबान के रूप में? राष्ट्रमंडल खेल जो मैंने आपको बताया कहां पर हो रहे हैं? अहमदाबाद। हाल ही में फॉक्सकॉन ने किस भारतीय शहर में आईफोन 17 का उत्पादन शुरू किया है? तो ये बंगलुरु में किया है। कहां पर? बंगलुरु में उत्पादन किया गया है शुरू। हाल ही में युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर स्टैंड किस स्टेडियम में बनाए गए? अभी क्या हुआ, हमारे यहाँ पर एक मैच हुआ न्यू चंडीगढ़ में, भारत और साउथ अफ्रीका इनके बीच मैच हुआ T20 मैच। T20 मैच कहां पर हुआ? तो ये आयोजन हुआ न्यू चंडीगढ़, न्यू चंडीगढ़ शहर में आयोजन किया गया। और यहाँ पर एक स्टेडियम है जिसका नाम है महाराज यदुवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मल्लापुरम। तो यहाँ पर इनको सम्मानित करने के लिए हमने दो स्टैंड, यानी दो स्टैंड पर इनका नाम, एक पर युवराज सिंह और एक पर हरमनप्रीत, हरमनप्रीत इनका नाम हमने वहां पर लिखा है। युवराज सिंह जो 2007 भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और 2011 का जो वनडे वर्ल्ड कप जीता है, वनडे वर्ल्ड कप जीता है, उसमें ये मैन ऑफ द सीरीज चुने गए। हरमनप्रीत कौर अभी साउथ अफ्रीका को हराकर ही अभी वर्ल्ड कप विजेता टीम की कप्तान रही हैं। तो इसी के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है और कुछ पुरस्कार राशि भी दी गई है पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से। तो ये हरमनप्रीत कौर जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, और जो युवराज सिंह जो पूर्व खिलाड़ी रहे हैं भारतीय क्रिकेट को, इन्होंने काफी लंबे समय तक सेवा भी की है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। तो कृपया वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।